हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाला है क्लास 6th का चैप्टर नंबर 7 जो कि है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। सो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टोरी पढ़ते एक छोटी सी अनघा की स्कूल ट्रिप। जो अनघा है स्टूडेंट्स, वो पहली बार अपनी स्कूल ट्रिप पे जाती है और उसके बाद वो कहाँ जा रहे हैं, वो एक ट्रेन पे चढ़ते हैं। वो पुणे से जाते हैं रात को और उसके बाद जाते हैं सीधा वाराणसी में जो कि है उत्तर प्रदेश में। अब उसकी जो मम्मा थी, जो बच्चों को छोड़ने आई थी वहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे, वो टीचर से कहती है कि बच्चों को ना कि बुद्धा के बारे में बताना और उनको सरनाथ में भी लेके जाना। अब ये सरनाथ क्या होता है स्टूडेंट्स? सरनाथ एक जगह है वाराणसी में, जहाँ पे कहते हैं कि बुद्धा वहाँ पे वो रहने लग गए थे और वहाँ पे वो अपनी टीचिंग्स वगैरह स्टार्ट करने लगे थे। अब फिर क्वेश्चन आता है, पर बुद्धा कौन है ना? तो अब हम ये देखते हैं कि स्टोरी ऑफ बुद्धा है कौन? सिद्धार्था, ऑल्सो नोन एज गौतमा, वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। अब हम एक इंसान की बात कर रहे हैं, एक मैन की जिनका नाम था सिद्धार्था, जिनको हम गौतम सिद्धार्था कहते थे या तो सिद्धार्था कहते थे। वो बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं, जो करीबन 2500 साल पहले, 2500 साल पहले पैदा होते हैं। अब इसी टाइम में लोगों की ज़िंदगी में, खासकर इंडिया सब कॉन्टिनेंट में लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, क्योंकि राजा बन रहे थे, महाजनपदा का कॉन्सेप्ट आ रहा था, फॉरेन से ट्रेड शुरू हो गया था, इंडिया बहुत ग्रो कर रहा था, वेल्दी बन रहा था, रिच बन रहा था, इंडिया स्टडीज़ में बहुत आगे बढ़ रहा था, लोग इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी और फिर फॉरेन से बहुत सारे लोग आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए। बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ राजा बन रहे थे, महाजनपदा थे, बहुत पावरफुल बन रहे थे, सिटीज़ डेवलप हो रही थी, लाइफ चेंज हो रही थी विलेजेस की, और बहुत से थिंकर्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे कि सोसाइटी क्या है, ये कैसे बनी, कैसे इस्टेब्लिश हो रही है, कैसे इसका विकास हो सकता है, कैसे हम इस सोसाइटी को और अच्छा बना सकते हैं। और उसके बाद वो एक और क्वेश्चन भी जानना चाहते थे कि इस ज़िंदगी का मतलब क्या है, इस ज़िंदगी की मीनिंग क्या है, हम क्यों जी रहे हैं और जीने की वजह क्या है, अगर हम कुछ काम ना करें तो क्या हो। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट साइकोलॉजी में जब आप पढ़ोगे ना, फ्यूचर में कभी जाओगे तो वहाँ पे सारे क्वेश्चंस आते हैं। और एक उसमें आते क्वेश्चंस फिलॉसफी में कि लाइक ज़िंदगी का मीनिंग क्या है, ये ज़िंदगी क्या ऐसे ही बन गई या इसका कुछ मतलब है, हम किसी कारण से यहाँ पैदा हुए हैं। जो बुद्धा है वो एक स्मॉल गना को बिलोंग करते थे, साख्य गना जिसको कहते हैं, और वो एक क्षत्रिय थे। क्या थे? वो एक क्षत्रिय थे। जो एक बुद्धा थे, सिद्धार्था, वो एक क्षत्रिय थे और वो एक छोटे से गना को बिलोंग करते थे। आपने कहा था ना कि छोटे छोटे जो गना होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो राजा टाइप लोग होते हैं, वो मिलके एक संघा बनाते जिसके अंदर वो मीटिंग करते हैं हर साल में कुछ टाइम में, और डिसाइड करते हैं कि पूरे राज्य का क्या करना चाहिए। बहुत सारे राजा का रूल जब होता है तो जो हर एक राजा स्पेसिफिकली होती है उसको गना कहते हैं। तो बुद्धा भी गना को बिलोंग कर देते हैं। जब वो बहुत छोटे थे ना, उन्होंने अपने घर वगैरह को छोड़ दिया नॉलेज के लिए। कौन सी नॉलेज की तलाश में? ट्रू नॉलेज की तलाश में, जिसको हम ट्रू नॉलेज क्या होता है? ट्रू नॉलेज होता है ट्रूथ, सच क्या है इस दुनिया का, सच क्या है, मतलब क्या है इस दुनिया का, असली मतलब क्या। तो उसकी तलाश में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और इधर उधर ज़िंदगी में भटकते रहे। उन्होंने नए नए लोगों से बात करी, अलग अलग थिंकरों से मिले, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने खुद के पाथ पे चलना शुरू करा और ये रियलाइज़ करा कि उन्हें ये सारी चीज़ें खुद समझनी पड़ी, खुद जाननी होंगी। उसके लिए उन्होंने मेडिटेशन करनी शुरू करी। कहा जाता है कि वो पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने मेडिटेट करना शुरू कर दिया था, जो बोध गया बिहार में था। और वहाँ पे उनको उस पीपल के पेड़ के नीचे करीबन 7 साल वो करने के बाद, अभ्यास करने के बाद, मेडिटेट करने के बाद उनको इनलाइटमेंट प्राप्त हुई। इनलाइटमेंट मतलब होता है ट्रूथ, सच्ची नॉलेज, लाइक ट्रू नॉलेज, उसको कहते हैं इनलाइटमेंट। उनको वो प्राप्त हुआ ज़िंदगी की, और उसके बाद उनका नाम बुद्धा पड़ गया। और बुद्धा का मतलब क्या होता है? द वन हु नोज़, या तो द वाइज वन, इस तरीके से। और उसके बाद फिर वो सरनाथ चले गए, जो वाराणसी के पास है, यही सरनाथ जिसकी बात कर रहे थे। और वहाँ पे वो लोगों को टीच करने लग गए कि कैसे जो भी उन्होंने सीखा, एनलाइटमेंट हासिल करी, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने ढूंढे, उन्होंने वो लोगों को सिखाने शुरू कर दिए। एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद
वो लोग इधर से उधर जाने लग गए, लोगों से खाने लगे, और उसके बाद खुशीनारा नाम की एक जगह पे उनकी मौत हो गई, उनकी डेथ हो गई। अब ये सरनाथ में एक स्तूपा है, इसको स्तूपा कहते हैं क्योंकि मतलब यहाँ पे लोग अभ्यास करते हैं, यहाँ पे लोग मेडिटेट वगैरह करते हैं, सरनाथ में ही है। यहाँ पे कहा जाता है यही वो प्लेस है जहाँ पे बुद्धा ने पहली बार अपनी पहली टीचिंग दी थी। अब जो बुद्धा हैं उन्होंने हमें ये बताया कि लाइफ जो है उनकी टीचिंग्स होती है, उसका एक पार्ट है कि जो ज़िंदगी है वो सफरिंग्स और अनहैप्पीनेस यानी दुखी से, यानी दुखी लोग होते हैं ना, उससे बहुत बड़ी हुई है, खुशी की बहुत कमी है और सफरिंग बहुत ज़्यादा है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास क्रेविंग्स और डिज़ायर्स होते हैं, हमारे पास चाह और अभिलाषाएं होती हैं, क्रेविंग्स और डिज़ायर्स होते हैं हमारे, जो हम फुलफ़िल नहीं कर पाते ज़िंदगी में। और इन चीज़ों को पाने की चाह वगैरह से ही हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से बिना खुशियों से और सफरिंग से भरी हुई है। समटाइम्स इवन इफ़ वी गेट वट वी वॉन्ट, लेकिन कभी कभी अगर हम इनमें से कुछ मिल भी जाता तो हमारी नई चाहें बन जाती हैं। बस जैसे एक बंदे का मन था, यार मुझे एक मोटरसाइकिल लेनी है, ओके। एक एक बंदे का मन था कि उसको एक मोटरसाइकिल लेनी है। अब जो भी मोटरसाइकिल ये बनी है स्टूडेंट्स, अब उसको ये मोटरसाइकिल मिल गई। अब उसका मन है, अब उसको कार चाहिए, ओके, कार चाहिए, जो भी कार बनी है ये, उसको अब कार चाहिए। अब कार के बाद अब उसको घर चाहिए। तो ये चीज़ है, ये कभी ख़त्म नहीं होती है। हमारी जो इच्छाएं होती है, हमें जो विशेस होती है, वो बढ़ती रहती है और फिर हम सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि किसी में मोटरसाइकिल है तो कार नहीं, तो वो फिर कहता है हाँ काश मेरे पास मोटरसाइकिल होती, मोटरसाइकिल है, कार है, फिर घर नहीं, तो वो कहते हैं हाँ काश हमारे पास घर होता। तो इस कारण से इंसान जो है वो हमेशा चीज़ें और मांगता रहता है और मांगता रहता है। तो जो बुद्धा है वो ये कहते हैं कि सबसे पहले इस चीज़ को, ये जो हमारी मांग है, इसको उन्होंने नाम दी थर्स्ट या तन्हा, इसको ख़त्म करना होगा। ये जो हमारे पास एट द मोमेंट प्रेजेंट है उसमें खुश रहना ज़रूरी है। और उसके बाद उन्होंने ये हम सिखा दी कि जो हमारी क्रेविंग्स है, ये कि हमें ये चीज़ें चाहिए या ये नहीं चाहिए, या मेरा ये मन कर रहा है, मुझे चाह है, मेरा डिज़ायर है, उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तब जाके हम एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। और मॉडरेशन होना ज़रूरी है लाइफ में। अब मॉडरेशन क्या होता है? मॉडरेशन मतलब होता है, यस मेरा मन है कि मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए, ओके, मेरा मन है कि मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए, लेकिन अगर ना मिले मुझे मोटरसाइकिल तो मैं अपनी साइकिल से भी खुश हूँ। ये मॉडरेशन का मतलब होता है। हाँ मुझे एक कार चाहिए, एक कार, लेकिन अगर कार मुझे नहीं मिलती तो मैं अपनी मोटरसाइकिल से भी खुश हूँ। हाँ मुझे एक घर चाहिए, लेकिन अगर मुझे मेरा घर ना मिले तो मैं रेंट पे रह के भी खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ मेरा सपना है कि मुझे दुनिया घूमनी है, अलग अलग जगहों पे जाना है, लेकिन मैं अगर अलग अलग जगहों पे ना जा पाऊँ, सारी जगह को ना घूमूँगा, कुछ ही जगहों पे जा पाऊँ, कुछ ही एक दो जगहों पे, मैं उसमें भी खुश हूँ। ये चीज़ है, हमें अपनी लाइफ में मॉडरेशन मतलब कि चाहिए, लेकिन अगर ना मिले तो भी मैं खुश हूँ, ये लानी पड़ेगा हमें अपनी लाइफ के अंदर, तब जाके हम अपनी लाइफ को में खुशियाँ ऐड कर पाएंगे, अच्छे से जी पाएंगे। उन्होंने लोगों को ये भी सिखाया कि उनको काइंड होना ज़रूरी है, लोगों पे दया करनी ज़रूरी है, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है, जैसे कि जानवरों की भी रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो भी हमारे रिजल्ट्स होते हैं, हमारे जो लाइफ में होता है हमारे साथ, वो हमारे एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको हम कर्मा कहते हैं ना, कर्मा, कि तुम्हें कर्मा देख लेगा। आजकल बहुत कॉमन ये चीज़ हो रही है, लाइक कर्मा और ये वाइब्स है ना, कि तुम जिस तरीके की पर्सन हो तुम्हारे साथ वैसी ही चीज़ें होंगी, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, वो हमें अफेक्ट करती है हमारी इस ज़िंदगी में भी और हमारी दूसरी ज़िंदगी में भी। तो हाँ बुद्धा इसमें बिलोंग करते थे कि हमारी एक और ज़िंदगी होती है, और जो हम इस दुनिया के अंदर गंदे काम करेंगे वो हमारी नेक्स्ट ज़िंदगी में भी अफेक्ट डालेंगे। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत। तो जितने भी उस टाइम के सेंट्स वगैरह थे, जितने भी जो टीचिंग्स वगैरह देते थे, वो एक लैंग्वेज बोलते थे जो होती है संस्कृत, ठीक है। और एक बहुत कम लोग ही संस्कृत लैंग्वेज जानते थे, कॉमन लोग, लेकिन जो बुद्धा थे वो टीच करते थे प्राकृत लैंग्वेज, और प्राकृत लैंग्वेज कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी। वो एक संस्कृत का काफ़ी एक ईजी वर्जन था जो हर कोई समझ पाता था, तो बुद्धा उसमें ही बोलते थे।
अब कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी गई वेदास को कंपोज करने, वेदास को कंपोज करने में यूज़ करी गई संस्कृत, लेकिन ये प्योर ओल्ड संस्कृत है, ये ओल्ड संस्कृत है, ये वो संस्कृत नहीं जो आप आज के टाइम में आप पढ़ते हो। उस पर ये सारी ये लिखे गए कंपोजिशन हमारे वेदास। उसने ये भी लोगों को इनकरेज कर कि लोग अपने बारे में सोचें, रादर देन एक्सेप्ट कर ले कि जैसा है, मतलब कि अब ये तो चीज़ ठीक है कि हम उसमें खुश हैं, जो उसमें है वो हम हैं, लेकिन उसमें ये नहीं है कि हम सिर्फ एक्सेप्ट कर लें कि चीज़ें हैं जैसी हैं वैसी हैं और हम उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसा हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बट हमें सबसे पहले सेटिस्फाई होना पड़ेगा खुद में, जो हमारी लाइफ जैसे कि चल रही है, तभी हम आगे जाके जो हो सकता है व्हाट कुड बी, जो हम बन सकते हैं, तब भी हम उसमें खुश हो सकते हैं। सबसे पहले हमें खुद अपने आप में, जैसे हम अभी प्रेजेंट हुए अभी, उसमें सेटिस्फाई होना पड़ेगा। अब हम जो ये स्टोरी जो है हमारी, ये किस्सा गौतमी की, ये कहा जाता है कि ये बुद्धा का सबसे पहला लेक्चर था, सबसे पहली बुद्धा की प्रीचिंग थी। अब जो बुद्धा है, एक औरत थी जिसका नाम था किस्सा गौतमी, वो उसके ना बेटे की मौत हो जाती है, तो वो बहुत दुखी होती है और इस कारण से वो पूरे शहर के में इधर उधर अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा ले जा रही होती है और लोगों से कह रही होती है कि क्या तुम मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे की मौत हो गई है, उसको ज़िंदा कर लो, कुछ भी करो, उसको वापस ले आओ, उसकी दवाई दे दो, कुछ भी ऐसे करके वो पूरे शहर में भटकती रहती है। एक आदमी उसको कहता है कि तुम बुद्धा के पास जाओ, तो वो किस्सा गौतम बिना किसी देरी के बुद्धा के पास जाती है। वह बुद्धा कहता है कि तुम मुझे कि तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा, वो लेडी को कहता है कि तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ लाना होगा। जो किस्सा गौतमी होती है वो कहती है क्या लाना, वो कहता है कि मुझे मस्टर्ड सीड्स चाहिए, मुझे सरसों के बीज चाहिए, एक मुट्ठी भर, एक मुट्ठी भर मुझे सरसों के बीज चाहिए, जो वो तुम्हारे बच्चे को वापस ले जाएंगे। अब किस्सा गौतमी पूरी खुश हो जाती है और जाने वाली होती है, लाइक एकदम से एक मुट्ठी सरसों के बीज लेके, लेकिन बुद्धा उसको रोक के कहता है नहीं, तुम्हें उस घर से वो बीज लाने जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो, उस घर से तुम्हें बीज लेकर आना जहाँ किसी की फैमिली मेम्बर की डेथ ना हुई हो, ना तो किसी हस्बैंड की डेथ हुई हो, ना तो किसी वाइफ की डेथ हुई हो, ना तो किसी के पेरेंट्स की डेथ हुई हो, ना तो किसी के चिल्ड्रंस यानी बच्चों की डेथ हुई हो। अगर तुम्हें ऐसा या ना तो किसी फ्रेंड्स की डेथ हुई हो, तुम्हें उस घर से ये लाना है जिनमें इनमें से किसी की डेथ ना हुई हो। तो किस्सा गौतमी फिर घर घर जाती है और लोगों से पूछती है कि उनको सरसों के दाने चाहिए, और फिर लोग देने को तैयार हो जाते हैं। वो उनको रोक के वो कहती है कि नहीं, क्या तुम्हारे घर में किसी की डेथ हुई है? तो फिर उसको पता चलता है कि ऐसा कोई घर नहीं है पूरे शहर के अंदर जहाँ किसी के पापा मम्मा सिस्टर ब्रदर हस्बैंड वाइफ अंकल आंट ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर यानी पेरेंट्स या दोस्त, किसी की मौत, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे किसी की मौत ना हुई है। फिर उसके बाद वो जो किस्सा गौतम होती है उसको पता चलता है कि रियलिटी वो कितनी सेल्फिश हो रही थी अपने दुख में, अपनी ग्रीफ में, क्योंकि वो उसको ऐसा फील हो रहा था कि इस दुनिया में से वही है जिसने कुछ खोया और इस कहाँ से उसको जस्टिफाई मिलना चाहिए, उसको उसके बच्चे को वापस आना चाहिए क्योंकि उसकी गलती नहीं थी। लेकिन रियलिटी ये है स्टूडेंट्स, लाइफ सफरिंग से दुखों से भरी हुई है, हर किसी की डेथ होती है और उसको फिर रियलाइज़ होता है कि रियलिटी में हर कोई सफ़र कर रहा है। भले ही हर कोई ढिंढोरे नहीं पीट रहा है जैसे वो पीट रही है कि उसके बच्ची की मौत हुई उसे वापस ले आओ, लेकिन लोगों के घरों में भी सफरिंग है, पेन है। तो ये था पूरा, ये कहते हैं कि ये बुद्धा का फर्स्ट वो था, टीचिंग थी उस लेडी के ऊपर। अब हम बात करते हैं उपनिषद्स की। जैसे कि हमने कहा स्टूडेंट्स की जो हमारे वेदास हैं वो दो टाइप, एक तो ऋग्वेदा और एक लेटर वेदा, एक ऋग्वेदा और एक लेटर वेदा। जो हमारा लेटर वेदा है वो दो पार्ट्स, वो डिवाइडेड है हमारा उसमें उपनिषद्स में, अर्थवेदा यजुर्वेदा और समावेदा में, और वेदांता में। इसमें हमारा पूरा का पूरा जो ये लेटर वैदिक पीरियड है की सारी बुक्स वो डिवाइडेड है। अब बात करते हैं उपनिषद की। About the time that Buddha was preaching, and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find the answers to difficult questions. जब बुद्धा टीच करते उस टाइम पे बहुत सारे और भी थिंकर्स थे जो ये ज़िंदगी के मतलब को समझना चाहते थे। लोग ज़िंदगी और मौत के बारे में जानना चाहते थे। वो लोग ये जानना चाहते थे कि सैक्रिफाइस करने क्यों ज़रूरी है।
बहुत सारे थिंकर्स को लगा कि इस दुनिया में कुछ परमानेंट होना चाहिए जो ज़िंदगी मौत के बाद भी रहे। उन्होंने इसको एक नाम दिया जिसको कहा गया आत्मन या इंडिविजुअल सोल, या उसको कहा गया ब्राह्मण, या तो यूनिवर्सल सोल। कहा कि ये चीज़ें होंगी, ऐसा कुछ होना चाहिए जो हमारे मरने के बाद भी ज़िंदा रहे। अब इन्होंने बहुत दोनों ये आत्मन और ब्राह्मण यानी जो हमारी यूनिवर्सल सोल होती है और एक इंडिविजुअल सोल होती है, इसको एक माना। जैसे कि हमारी आत्मा और परमात्मा यानी हमारा हायर यूनिवर्सल, ये दोनों एक कनेक्टेड है, साथ में जुड़े हुए हैं साथ में, एक लाइक ऐसे से कुछ कॉन्सेप्ट था इनके पास। मैनी ऑफ दीज आइडियाज़ वर रिकॉर्ड इन उपनिषद। अब इन सारे आइडियाज़ को कहाँ रिकॉर्ड कर गया? उपनिषद में रिकॉर्ड करा गया। देयर वर पार्ट ऑफ वैदिक, ये लेटर वैदिक पीरियड के जितने भी टेक्स्ट थे उनमें इनका पार्ट था। उपनिषद का असली मतलब है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। मतलब अप्रोचिंग मतलब क्वेश्चन आंसर करना और साथ में बैठ के। अब ये जो कॉन्वर्सेशंस थी उपनिषद में जो लिखी गई हैं, ये टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में होती थी। और जो आइडियाज़ भी हैं ना, ये सिंपल डायलॉग्स या बातचीत के थ्रू डिस्क्राइब करे जाते थे। जैसे कि हम देख सकते हैं अभी उपनिषद में एक द वाइस बेगर नाम से एक हमारा है छोटा सा डायलॉग है। इसमें क्या होता है, एक ये शौनका और अभिप्रार्थना नाम के दो सेजेस होते हैं, ऋषि होते हैं। ये वर्शिप कर रहे होते हैं यूनिवर्सल सोल को यानी परमात्मा को, जैसे उसमें लिखा हुआ है हिंदुइज़्म में कि परमात्मा होता है। और फिर उसके बाद जब वो एक पेड़ खाना खाने बैठे थे, एक बेगर आता है और उनसे खाना मांगता है। अब वो एक जो पहला वाला ऋषि होता है वो कहता है कि हमारे पास कुछ है नहीं तुम्हें देने के लिए। तो उसके बाद जो बेगर होता है वो कहता है कि तुम किसको वर्शिप करते हो? तो जो दूसरा वाला ऋषि होता है वो कहता है कि हम एक यूनिवर्सल सोल को यानी एक आत्मा, जिसको हिंदुइज़्म में कहते हैं परमात्मा, हम उसको वो करते हैं, पूजते हैं। अब उसके बाद जो दूसरा सेज है ये कहता है इट मीन्स, फिर उसके बाद जो बेगर होता है वो वापस कहता है ओह इसका मतलब है तुम उस पर बिलीव करते हो कि जैसे एक यूनिवर्सल सोल पूरी दुनिया को वो करी है। मतलब हिंदुइज़्म में कॉन्सेप्ट है कि हमारी जितनी भी आत्माएं हैं ना स्टूडेंट्स, वो सब जुड़ी हुई हैं। जितने भी हम इंडिविजुअल्स हैं, हमारे अंदर एक चीज़ हो गए थे आत्मा, और वो जुड़ी हुई है। और ये सब जो जुड़ के मिल के एक बड़ी आत्मा बनाते हैं जिसको हम यूनिवर्सल सोल कहते हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट है उसमें हमारे वेदास में, जो हमारी हिंदुइज़्म की स्टार्टिंग अर्ली नींव है। तो उसमें वो कहते हैं कि हाँ ये हम इसके बारे में जानते हैं और हम इसी को मानते हैं। तो सब बेगर उनसे पूछता है कि अगर एक यूनिवर्सल सोल पूरी दुनिया में एक ही है और हम लोग इन सब से जुड़े हैं, तो इसका मतलब तुम खाओ या मैं खाऊं, तो हमारे तो आत्मा तो जुड़ी हुई हैं। तो अगर तुम खाओगी या मैं खाऊंगा तो पेट तो हम सबका भरने वाला है ना। तो उस बार वो कहते हैं हाँ तुमने सही बोला। तो उस बार ये कहता है कि तुम अगर मुझे खाना नहीं दोगे तो तुम तो यूनिवर्सल सोल को खाना देने से मना कर रहे हो। तो उसके बाद जो सेजेस हैं वो यानी जो ऋषि है वो रियलाइज़ करता है कि जो बेगर क्या बोल रहा था उसका जो सच है, और उस बार उसके साथ खाना शेयर करते हैं। एक तरीके से बेगर उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे तुम अपना खाना खा रहे हो, ओके, ये पूरी सोल यूनिवर्सल सोल है और मैं भी इसका एक पार्ट हूँ। अगर तुमने मुझे खाना नहीं शेयर किया तो एक तरीके से तुम अपने पूरे पार्ट को यानी यूनिवर्सल सोल को खाना देने से इनकार कर रहे हो। तो उनको फिर रियलाइज़ होता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट में कुछ तो दम है, और फिर उसको साथ खाना शेयर करते हैं। अब जितने भी उपनिषद थिंकर्स हैं वो स्पेशली मेन थे, आदमी थे, ब्राह्मण्स और राजस थे। ओकेजनली हमें मेंशन मिलता है जैसे वुमेन थिंकर्स थी, जैसे कि गार्गी, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी उसकी लर्निंग के लिए, उसने कितनी नॉलेज प्राप्त करी हुई थी, और ऊपर से वो उसने क्या डिबेट्स करे हुए थे रॉयल कोर्ट्स में। मतलब वो बहुत फेमस थी डिबेटिंग के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा थिंकर्स को और बड़े बड़े राजा लोगों को मजबूर कर देती थी सोचने के लिए किसी एक चीज़ के बारे में सोचने पर। अब जो पुअर लोग होते थे वो इन डिस्कशंस में पार्ट नहीं लेते थे, क्योंकि बेसिकली वो पुअर थे, वो ज़्यादातर वो शूद्रा कास्ट को बिलोंग करते थे और उनको अलाउ नहीं करा जाता था ऐसे किसी भी पार्ट में पार्ट लेने के लिए। लेकिन एक एक्सेप्शन है हमारा सत्यकामा जबला, जिसका नाम उसकी मम्मा के ऊपर पड़ा है। उसका मम्मी का नाम था जबली। वो रियलिटी में एक स्लेव थी
एक दासी थी, लेकिन जो उनका बच्चा था वो काफ़ी बड़ा थिंकर बना और उसके अंदर एक चाह थी कि उसको रियलिटी को समझना है। और एक ब्राह्मण टीचर था जिसका नाम था गौतमा, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और स्टूडेंट्स, अब ये गौतमा गौतमा बुद्धा नहीं है, ठीक है, ये ना सोचना वो ये अलग कोई गौतमा है। वो जो ब्राह्मण टीचर थे वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा सत्य कामा जबला को। और उसके बाद फिर वो अपनी टाइम का बहुत बड़ा थिंकर बना था। और बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो उपनिषद में लिखे गए, जिनको बाद में बहुत सारे फेमस थिंकर्स ने डेवलप करा, जैसे शंकराचार्य, जिसके बारे में आप लोग क्लास 7th में पढ़ोगे। वो एक बहुत बड़े थिंकर थे जिन्होंने उपनिषद के काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट जितने भी लिखे हुए थे, आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स, उनको डेवलप करा, उनके बारे में और फर्दर नॉलेज लिखी गई। अब हम बात करते हैं पनीनी की। पनीनी एक ग्रामरियन था। पनीनी एक वो बंदा था जिसने संस्कृत की ग्रामर लिखी थी, ओके, कि संस्कृत बोलनी कैसे चाहिए, और उसके बाद क्या क्या उसमें कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए, क्या क्या वाउल्स होने चाहिए, क्या क्या उनके स्पेशल ऑर्डर्स होने चाहिए, किस तरीके से उनको बोलना चाहिए और क्यों बोलना चाहिए, जिस तरीके से उनको बोलना चाहिए। मतलब जैसे ग्रामर रूल्स होते हैं ना, ग्रामर रूल्स आपने पढ़ा होगा, हिंदी में ग्रामर रूल्स होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, किसी और लैंग्वेज में हर किसी ग्रामर रूल्स होते हैं, तो बनाए गए होते हैं इंसानों द्वारा। तो ये पनीनी ने संस्कृत ग्रामर रूल्स बनाए थे और उनके जो फॉर्मूलाज थे वो एकदम अलजेब्रा की तरह थे। इस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, ओके। तो एक छोटी सी चीज़ है, बस आपको हल्का सा याद समझना ज़रूरी है ये। अब जैनिज़्म की बात करते हैं। द मोस्ट फेमस थिंकर ऑफ जैनास वॉज वर्धमाना महावीरा, क्योंकि सबसे लास्ट ये तीर्थंकर आए थे। इन्होंने अपने मैसेज को स्प्रेड करना शुरू करा करीबन 2500 साल पहले। वो एक क्षत्रिय प्रिंस थे लिच्छाविस के, और उसके बाद वो एक वजी संघा के पार्ट थे। जिनकी फैमिली थी वो एक वजी संघा, जो आपने पढ़ा था ना, वजी, जैसे मगधा था, ये वजी है जगह, यहाँ पे संघा होते थे, यहाँ पर बहुत सारे राजा होते थे। अब वो इनमें से एक का वो पार्ट थे हमारे वर्धमाना महावीरा की फैमिली। अब इन्होंने भी करीबन 30 साल की एज में अपने घर को छोड़ दिया और ये जंगलों की ओर चले गए। 12 साल के लिए इन्होंने एक हार्ड लोनली लाइफ, एक हर्मिट लाइफ, मतलब दुनिया से दूर अकेले में काटी। उसके बाद इन्होंने जब ये ज़िंदगी अकेले काटी, इनके बाद इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुई। उनका जो डॉक्ट्रिन था वो काफ़ी सिंपल था। डॉक्ट्रिन मतलब उनकी जो टीचिंग्स थी वो काफ़ी सिंपल थी कि औरत और मर्द जो भी, जिनको भी सच जानना, उनको अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा। ये उनका सबसे पहला रूल था कि जिनको भी अगर सच की प्राप्ति करनी है उनको घर को छोड़ना ज़रूरी, क्योंकि बिना घर को छोड़े आप सच नहीं जान सकते। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ आशिमा। उनको एक आशिमा, एक टाइप का उन्होंने रूल बनाया था जिसको उन्होंने फॉलो करना बहुत ज़रूरी था, जिसका मतलब था ना किसी को हर्ट करना और ना किसी को मारना, ठीक है। जब हम ऑल लिविंग बीइंग से बात करते हैं तो उसका मतलब उसमें एनिमल्स, इंसेक्ट्स, हर चीज़ इंक्लूड हो जाती है। और उसके बाद अगर उन्होंने कहा कि इसका क्यों किसी को नहीं मारना, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जो भी ज़िंदा है ना वो जीना चाहता है और उसके लिए लाइफ कीमती है, तो तुम किसी की कीमती लाइफ को उससे ना छीनो। ये महावीरा का एक वो था, थ्योरी थी लाइफ के अकॉर्डिंग कि कैसे ज़िंदगी को आपको जीना चाहिए, उनके खुद के रूल्स थे ये। अब जो नॉर्मल लोग थे वो इन टीचिंग्स को महावीरा की सुन सकते थे, समझ सकते थे और उसकी फॉलोअर्स बन सकते थे, क्योंकि वो जो महावीरा थे वो भी गौतम बुद्धा की तरह प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे। अब प्राकृत के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जिनको अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्टों में यूज़ करा जाता था। अब जैसे जो प्राकृत लैंग्वेज जो मगधा में बोली जाती है उसको मगधी बोलते थे, ओके। जो गुजरात में से गुजराती हो गई है ना, भले वो प्राकृत का पार्ट नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही समझा रही हूँ स्टूडेंट्स कि जैसे मगधी थी, और ये हमारी हिंदी को हिंदुई कहते थे। हिंदुई जब स्टार्टिंग में, बहुत स्टार्टिंग में, जब हिंदी लैंग्वेज जिस तरीके से डेवलप नहीं हुई थी जिस तरीके से आज है, तो उसको हिंदुई कहते थे। तो ये सारी लैंग्वेजेस प्राकृत से निकली हुई है, प्राकृत की अलग अलग वैरायटीज़ हैं। अब उसके बाद जो महावीरा के फॉलोअर्स थे उनको जैनास बोलते थे, और वही काफ़ी ज़्यादा सिंपल लाइफ जीते थे। बेगिंग करते थे खाना मांगने के लिए, वो बेगिंग करते थे, वो खाना मांगते थे। उनको भिक्षुक भी कहते थे। और उनका
अब उनके कुछ और रूल्स भी थे, जैसे कि उनको हमेशा सच बोलना पड़ेगा और उनको स्टील नहीं करना, कुछ भी चोरी नहीं करनी। ऑल्सो उनको सेलिबेसी को ऑब्जर्व करना है। सेलिबेसी मतलब वो बिना कपड़ों के रहते थे, वो कपड़े नहीं पहनते थे। ऑल्सो जो आदमी थे उनको हर चीज़ दे देनी थी, जैसे कि अपने कपड़े, वो बिना कपड़ों के रहो आप लोग, ओके। अब ये सारे रूल्स बहुत डिफ़िकल्ट थे सारे आदमी और औरतों के लिए। नेवरदलेस बहुत सारे थाउजेंड्स की आबादी में लोगों ने अपने घर छोड़े, टीच करना शुरू करा, इसको समझना शुरू करा और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करी। बहुत सारे लोग जो पीछे छूट जाते थे, जो इतना पूरी दुनिया को नहीं छोड़ते थे, वो लोग सेवक बन जाते थे, मोंक्स बन जाते थे, जो खाना बनाते थे उन लोगों के लिए जिन लोगों ने सच में अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही वो कर दी है, लगा दी है लाइफ में। वो कपड़े भी नहीं पहनते हैं, वो काम भी नहीं करते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। तो जो दूसरे लोग थे जो ये इतना सारा सेक्रीफाइस नहीं कर पाते थे, वो लोग बन जाते थे जो इन जेनास को खाना प्रोवाइड करते थे, इनके लिए चीज़ें वगैरह करते थे। अब जो जेनास थे वो ट्रेडर्स के द्वारा सपोर्ट करे जाते थे, मतलब ये जो जैनिज़्म था इसको ट्रेडर लोग काफ़ी सपोर्ट करते थे, पैसे लगाना, मतलब धर्म को फैलाना, ये सब फार्मर्स भी करते थे, जो जिनको इंसेक्ट्स को मारना होता था क्रॉप्स को बचाने के लिए, वो इन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाए, क्योंकि ट्रेडर्स जो हैं वो इन जेनास को सपोर्ट करते थे। लेकिन अगर हम एक और चीज़ देखें, जो फार्मर्स वगैरह हैं वो जैनिज़्म को सपोर्ट नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उन्हें इंसेक्ट्स वगैरह को मारना पड़ता था, ठीक है। वो क्योंकि क्रॉप्स उगाते हैं, क्रॉप्स में मतलब वो आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, वो जो ख़राब कर देंगे क्रॉप्स को। इस कारण से वो इन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते थे, एंड थस वो ये नहीं बनते थे, जेनास में वो कभी नहीं आते थे, क्योंकि उनको ये रूल अच्छा भी नहीं लगता था। करीबन 100 सालों तक जो जेनास थे वो नॉर्थ इंडिया के डिफरेंट पार्ट में स्प्रेड हुए, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, नॉर्थ इंडिया, कर्नाटका। और जो टीचिंग्स थी महावीरा की और जो उनकी फॉलोअर्स थी, वो पहले तो स्टार्टिंग में ओरली मतलब बोल बोल के स्प्रेड करेगी बहुत सालों तक, सेंचुरीज तक। उसके बहुत टाइम बाद अराउंड 1500 साल पहले वल्लभी गुजरात के अंदर इसको लिखा गया। अब हम बात करते हैं संघा की। बहुत महावीरा और जो बुद्धा थे उनको ऐसा लगा कि लोगों को घर छोड़ना ज़रूरी है एनलाइटमेंट या नॉलेज प्राप्त करने के लिए, ओके। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघा। अब इन्होंने भी अपनी कमिटी बना ली थी उन लोगों की जो लोग अपने घर छोड़ कर आते थे। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनय पिटका। अब इन्होंने रूल बना ली थी, इन्होंने अपनी कम्युनिटी बना दी, ओके। जो भी लोग अपना घर छोड़ते थे ना, वो लोगों ने कम्युनिटी बनाई थी, जैसे संघा लोग थे ना। बस बात ये थी कि ये लोग कोई राजा नहीं थे इनमें से कोई लोग। अब जो बुद्धा लोग थे जिन्होंने कम्युनिटी बनाई हुई थी, उनकी जो बुक थी जिसमें सारे रूल्स लिखे हुए थे, उसका नाम था विनय पिटका। अब इसमें डिफरेंट ब्रांचेस भी बनाई गई थी आदमी और औरतों की, जैसे कि सारे कोई भी मैन है वो संघा ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, स्लेव्स को अपने मास्टर की लेनी पड़ेगी, जो किंग के लिए काम करते थे उनको किंग से परमिशन लेनी पड़ेगी, और जो डेप्टर्स थे मतलब जिन्होंने कर्ज़ा लिया हुआ था उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी जिनसे उन्होंने कर्ज़ा लिया था। औरतों को भी अपने हस्बैंड्स की परमिशन लेनी होगी संघा वगैरह ज्वाइन करने के लिए। अब जो भी मैन और वुमेन संघा ज्वाइन करते थे वो एक सिंपल लाइफ लीड करते थे, वो अपने ज़्यादा समय तक वो मेडिटेट ही करते थे, और वो सिटीज़ में जाते रहते थे, विलेजेस में आते थे, खाना बेग करते थे, मांगते थे। उनको इसलिए भिक्खुस भी कहते थे, प्राकृत में से वर्ड बेगर होता है, या उनको भिक्षुक भी कहते थे जो खाना मांगते थे, या भिक्खुनीस भी कहते थे वुमेन्स को। और वो लोगों को सिखाते थे और एक दूसरे की मदद करते थे, वो मीटिंग्स हेल्ड करते थे। अब जो इसको संघा को ज्वाइन करते थे वो ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, मर्चेंट्स थे, लेबरर्स थे, बार्बर्स थे, कोर्ट्सियंस भी थे और स्लेव्स भी थे। अब बात करते हैं मोनास्ट्रीज की स्टूडेंट्स। अब ये लोग कहाँ पे मेडिटेट करते थे उनको कहते थे मोनास्ट्रीज, जहाँ पे ये लोग ध्यान लगाते थे, मेडिटेट करते थे, नॉलेज को सीखते थे और दूसरे को सिखाते थे, वो जगह थी मोनास्ट्रीज। पूरे दोनों जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, क्योंकि जितने भी मॉन्क्स थे वो
यहाँ पे कुछ अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे मोनास्ट्री में, दूसरों को सिखाने में, खुद सीखने में, वो मेडिटेट करने के लिए। अब ये लोग एक जगह पर नहीं रहते थे, ये ट्रैवल बहुत करते थे, लेकिन ये सब उसी टाइम पे एक जगह पर रहते थे जब बरसातों के सीजन्स होते थे, कि जब ट्रैवलिंग मुश्किल हो जाती थी, राइट। अब इन लोगों ने टेम्पररी शेल्टर्स बनाए गए थे, जैसे ये इन्होंने पहाड़ों के अंदर गुफाएं बनाई हुई थी, गार्डन्स के अंदर घर बनाए हुए थे, ज़मीन के अंदर घर खोदे हुए थे, केव्स के अंदर रहते थे, हिल्स के अंदर जो नेचुरल केव बन जाती वहाँ रहते थे। अब जैसे समय बीतता गया, बहुत सारे लोगों ने इनको सपोर्ट करा, नन्स वगैरह को, और इनके लिए परमानेंट शेल्टर्स बनाए, जिनके हम मोनास्ट्रीज कहते हैं, लाइक परमानेंट घर बनाए गए इन लोगों के लिए। इनको लोगों ने विहारास का भी नाम दिया गया, स्टार्टिंग में इनको विहारास कहते थे। अब जो विहारास थे ये लकड़ी के बने होते थे, फिर ईंटों के बनने शुरू हो गए, और कुछ केव्स के अंदर इनको अच्छे तरीके से बनाया गया। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि ज़्यादातर क्या होता था कि जो विहारा जो होते थे बिल्ड कर जाते थे, ये पैसों से बनते थे। ज़रूरी बात है, कोई चीज़ आप बना रहे हो जो परमानेंट हो, पैसे लगेंगे। और जो पैसे थे ज़्यादातर जो अमीर मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, वो डोनेट करते थे, या तो किंग देता था कि तुम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो तो मैं तुम्हें देता हूँ, फिर पैसे देते थे। जो लोकल लोग होते थे वो खाना, कपड़े और मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते थे, और रिटर्न में जो ये लोग होते थे, बुद्धिस्ट लोग और जैन मंक्स वगैरह, ये लोगों को सिखाते थे। अब बहुत सेंचुरीज तक, मतलब बहुत सौ सालों तक जो बुद्धिज़्म था वो इंडिया के बहुत सब कॉन्टिनेंट में फैला, और उसके बियॉन्ड भी फैला। ओके, सिर्फ सब कॉन्टिनेंट नहीं, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, पता नहीं कहाँ कहाँ है फैला। अभी हमारे आश्रम का भी कॉन्सेप्ट होता है ये, कि अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिकेम पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप अ सिस्टम ऑफ आश्रम्स। अब जब जैनिज्म बुद्धिज्म इतना डेवलप हो, जो ब्राह्मण लोग थे ना, उन्होंने आश्रम का एक सिस्टम बनाया कि आश्रम होता क्या है वगैरह वगैरह। अब जब ये वर्ड आश्रम है ना, इसका मतलब है कि मतलब आजकल के टाइम में आश्रम क्या होता है। आजकल के टाइम में आश्रम ऐसी जगह जहाँ पे आप कम किराया दे के रह सकते हो, है ना। लोग ट्रैवल वगैरह करते हैं, मेडिटेट करने जाते हैं आश्रम वगैरह में, राइट। पुराने टाइम में आश्रम का ये मतलब नहीं था। पुराने टाइम में आश्रम का मतलब था कि स्टेजेस ऑफ लाइफ के जो स्टेजेस होते हैं हमारी ज़िंदगी के, 4 टाइप के आश्रम्स होते हैं, यानी 4 टाइप की हमारी लाइफ के स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले होता है ब्रह्मचार्य, मतलब जब बच्चा स्टूडेंट होता है। फिर इसके बाद होता है गृहस्थाश्रम, वनप्रस्थाश्रम और ये सामान्यवासा। ओके, अब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग होते थे, वो एक सिंपल लाइफ जीना चाहते थे, वेदा को स्टडी करना चाहते थे अपनी अर्ली ज़िंदगी में, राइट। और फिर उसके बाद इसको ब्रह्मचार्य कहते हैं। ब्रह्मचार्य स्टूडेंट लाइफ, बच्चों की लाइफ। फिर इस बाद उनको अपनी लाइफ को जीना है, शादी करनी है और घर में रहना है, उसको कहते थे गृहस्थाश्रम। फिर उसके बाद उनको फॉरेस्ट में रहना है, मेडिटेट करना है। जब उन्होंने अपनी लाइफ को जी लिया है, मैरिड लाइफ को, तो उसको कहते हैं वनप्रस्था। और फिर उसके बाद वो सब लोग अपने दे दुआते और ये सामान्य आसन एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब मंक बन जाते हैं या ज़िंदगी की मोह माया से अलग हो जाते हैं। अब जो ये आश्रम का सिस्टम था, ये अलाउ करता था आदमियों को टाइम स्पेंड करना, अपनी कुछ ज़िंदगी का एक पार्ट मेडिटेशन में। अब जो औरतें थी उनको अलाउ नहीं करा जाता था कि वो वेदास को स्टडी करें, और इस कारण से उनको वो आश्रम चूज़ करने पड़ते थे जो उनके हस्बैंड्स उनके लिए चूज़ करते थे। सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये एक एल्सवेयर है, ये भी पढ़ लेते हैं। अब ज़ोरास्त्र नाम का एक इरानियन प्रॉफिट था, उसकी जो टीचिंग्स थी वो एक बुक में लिखी गई जिसका नाम है अवेस्ता। वो जो लैंग्वेज थी अवेस्ता की, उसमें वो लिखी गई हैं, और उसमें ये डिस्क्राइब करा गया है, और जो उसकी टीचिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा वेदास से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। अब जो बेसिक टीचिंग्स है ज़ोरास्त्र की वो ये हैं कि अच्छे थॉट्स, अच्छे वर्ड्स और अच्छे कर्म, मतलब तुम अच्छा सोचोगे तो अच्छा बोलोगे और फिर अच्छा काम करोगे। अब उसकी बुक में एक छोटा सा, ये हमारा एक छोटी सी वर्ड्स है उसकी बुक से ली गई है। लॉर्ड grant strength and the rule of the truth and good thinking by means of which one shall create peace and tranquility। tranquility का मतलब होता है कि मतलब ट्रांसक्यूलिटी का मतलब होता है कि हम लाइफ में मतलब स्टेल्थनेस लाना, मतलब प्लेन
ऊपर नीचे इतना ना हो, मतलब हम एक फ़्लो में चल रहे हो, तो वो प्रोवाइड करता है। जब हम कि हम जब सच की तलाश करते हैं, जब हम अच्छे तरीके से सोचते हैं, उससे हमें शांति मिलती है और हमें लाइफ में स्थिरता प्राप्त होती है। अभी जो ये ज़ोरास्टर है, ये करीबन बहुत हज़ार साल पहले था, और जो इनकी टीचिंग्स है उन्होंने एक रिलीजन बन गया ईरान में, जिसका नाम था ये ज़ोरास्ट्रियनिज़्म नाम का एक रिलीजन बना। और उसके बाद फिर वहाँ के लोग ईरान से माइग्रेट करके गुजरात में वगैरह, महाराष्ट्र में भी रहने लगे। उनके एंसेस्टर्स अभी भी रहते हैं, और जो इस ज़ोरास्ट्रियनिज़्म को फॉलो करते थे वो आज के हमारे पारसीज़ हैं जो रहते हैं इंडिया में। सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में ये थोड़ा इतना अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि स्टूडेंट्स मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं इसको, जब मैं बाद में ठीक हो जाऊँगी, तो मैं दोबारा से इसको रिकॉर्ड कर दूँगी। सो बाय स्टूडेंट्स।